सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एक क्लास कर ली थी और आज हम बात करेंगे उससे आगे। आइए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आज हम धारा 2 पे बात करेंगे। धारा 1 का हमने जिक्र कर लिया था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 जो है वो परिभाषाओं के बारे में बताती है। तो पहली बात है, परिभाषा देखते हैं न्यायालय की। ठीक है, न्यायालय क्या है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क्या है? कै भाई, ये हमको किसके बारे में बताता है? ये न्यायालय के बारे में बताता है। कानून की नजर में न्यायालय कौन कौन आता है? कानून की नजर में न्यायालय में कौन कौन आता है, कौन शामिल है भाई? तो न्यायालय में सभी जज, मजिस्ट्रेट और वे सभी लोग जिन्हें कानूनन गवाही लेने का अधिकार है, वो क्या है भाई? न्यायालय। ठीक है, तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क, जिसमें न्यायालय की परिभाषा दी गई है, ये बोलता है कि न्यायालय में कौन शामिल है। तो न्यायालय में जज, मजिस्ट्रेट और वे सभी लोग जिनको कानूनी क्या है, गवाही लेने का अधिकार है, वो सभी शामिल है। अब कौन शामिल नहीं है भाई न्यायालय में? तो न्यायालय में मध्यस्थ जो क्या है, यानी जो लोग आपसी सुलह समझौते के लिए नियुक्त होते हैं, उन्हें इस परिभाषा में न्यायालय नहीं माना गया। ठीक है, तो न्यायालय में शामिल कौन नहीं? वो सभी व्यक्ति, वो सभी लोग जो कानूनन गवाही लेने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, वो सभी क्या है भाई? न्यायालय में आते हैं भाई। ठीक है, न्यायालय है भाई। और जो मध्यस्थ है, जो बिचौले होते हैं, जो बीच में फैसला करवाते हैं, प्राकृतिक तौर पर फैसला करवाते हैं, सुलह समझौता करवाते हैं आपस में बैठ के, इन्हें नियुक्त किया जाता, तो ये न्यायालय नहीं है भाई। ठीक है, ये धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क बोलता है भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब बात आती है हमारे पास दस्तावेज क्या है भाई। ठीक है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 जो है, ये क्या बताती है? परिभाषाओं के बारे में ही बताती है भाई। अब दस्तावेज की परिभाषा क्या बताई? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क्या है? ग। ठीक है, ग। तो ये क्या बताता है दस्तावेज के बारे में? सबसे पुराने जमाने में सिर्फ कागज को दस्तावेज मानते थे, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इसे बहुत बड़ा बना दिया है। किसी भी चीज पर अगर कुछ लिखा है, कोई निशान है या अंक है, तो वह क्या है भाई? दस्तावेज है। ठीक है, कोई भी चीज हो जिस पर लिखा हो, जिस पर कोई निशान बना रखा हो, जिस पर कोई अंक हो, तो वो क्या है? दस्तावेज है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत भाई। उदाहरण देखते हैं, लिखावट, कागज पर लिखा हुआ कुछ, छपाई, फोटो, नक्शा या कार्टून, सभी दस्तावेज है। धातु या पत्थर, किसी भी बोर्ड या पत्थर पर खुदा हुआ लेख, वो भी क्या है? दस्तावेज है। डिजिटल सबसे जरूरी है भाई आज के जमाने में। आपका ईमेल, आपका व्हाट्सएप मैसेज, सर्वर लॉग, फोन या लैपटॉप में सेव कोई भी फाइल, यहाँ तक कि वॉइस मेल भी अब एक पक्का दस्तावेज है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई हम। अब बात आती है हमारे पास, निश्चयक सबूत क्या होता है भाई? निश्चायक सबूत क्या है भाई? तो निश्चायक सबूत की परिभाषा कहां पे दी गई है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ख भाई। यह कानून का वो फुल स्टॉप है जिसके द्वारा बहस खत्म हो जाती है भाई। ठीक है, तो ये है निश्चायक सबूत। तो कानून का क्या है? फुल स्टॉप है जिसके द्वारा बहस खत्म हो जाती है भाई। आइए इसको देखते हैं क्या है ये। मतलब जब कानून कह दे कि तथ्य ए तथ्य बी का क्या है? निश्चायक सबूत है,
तो जैसे ही आप कोर्ट में ए को साबित कर देंगे, जज साहब मान लेंगे कि बी भी क्या है, सच है भाई। ठीक है, तो ये क्या है, निश्चय। अगर एक पार्ट सिद्ध होगा तो दूसरे को भी ये मान लिया जाता है कि ये सच है भाई। खास बात देखते हैं इसमें, इसके खिलाफ कोर्ट में कोई सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी जाती भाई। ठीक है, यानी कोर्ट दूसरी पार्टी को उसे गलत साबित करने का मौका ही नहीं देगा भाई। ठीक है, तो ये क्या है, निश्चायक सबूत है भाई। ठीक है, यानी कि एक पार्ट अगर सिद्ध कर दिया तो दूसरे पार्ट को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ये मान लेगा कि यहाँ पे पुलिस स्टॉप लगा दिया जाए कि ये दूसरा पार्ट भी सही है भाई। ठीक है, यह है निश्चायक सबूत भाई। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ख भाई। अब बात आती है ना साबित, यानी कि साबित ही नहीं हुआ भाई, इसको बोलते हैं ना साबित। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड है भाई ग। किसी बात को ना साबित करने का मतलब है उसे कोर्ट की नजर में झूठा या अस्तित्वहीन साबित कर देना। ठीक है, साबित ही नहीं हुआ तो वो झूठा है, अस्तित्वहीन है, उसका अस्तित्व ही नहीं है अब उसका। मतलब जब कोर्ट को सब सुनने के बाद यह पक्का यकीन हो जाए कि यह बात सच नहीं है या सच न होने के चांस इतने ज्यादा हैं, यानी कि सच न होने के चांस इतने ज्यादा हैं कि कोई भी समझदार आदमी यही मानेगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है भाई। ठीक है, यानी कि उसको साबित ही न कर सके। ठीक है, अगर साबित नहीं हुआ तो वो झूठा है, अस्तित्वहीन है। यह सच नहीं है, यह बात क्या है, सच नहीं है भाई, या सच न होने के चांस इतने ज्यादा हैं कि कोई भी समझदार आदमी यही मानेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नोट देखते हैं भैया, यह साबित नहीं हुआ से अलग है भाई। यह जो है साबित नहीं हुआ से क्या है, अलग है। ठीक है, ना साबित का मतलब है पक्का झूठ साबित हो जाना भाई। ठीक है, एक तो होता है साबित नहीं हुआ भाई। ठीक है, तो ये जो ना साबित जो है ये साबित नहीं हुआ से क्या है, अलग है। ना साबित का तो मतलब ये है कि पक्का झूठ साबित हो जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। आगे बात कर दी अब साक्ष्य, एविडेंस, सबूत। साक्ष्य क्या होता है भाई? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड है भाई ड। साक्ष्य वो साधन है जिससे कोर्ट किसी सच्चाई तक पहुंचता है भाई। इसे दो भागों में बांटा गया है साक्ष्य को, एक तो हम मौखिक साक्ष्य, एक है दस्तावेजी साक्ष्य। तो साक्ष्य को दो भागों में बांट दिया। मौखिक वो है जो गवाह कोर्ट के सामने आकर बोलकर बयान देता है। इसमें अब वीडियो कॉलिंग या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिए गए बयान भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें मौखिक बयान में, मौखिक साक्ष्य में। दूसरा है दस्तावेजी साक्ष्य भाई, कोर्ट के सामने पेश किए गए कागज, फाइलें और सबसे महत्वपूर्ण है डिजिटल रिकॉर्ड, जैसे व्हाट्सएप चैट, ईमेल, हार्ड डिस्क। ठीक है, ये क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य। अब बात आती है तथ्य क्या है भाई। साक्ष्य अलग है, तथ्य अलग है। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड है च, जो तथ्य के बारे में बोलता है। तथ्य का मतलब सिर्फ कोई घटना नहीं है, कानून में इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसे दो तरह से समझिए भाई तथ्य। ठीक है, बाहरी तथ्य यानी कि फिजिकल फैक्ट, जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों यानी कि देखना, सुनना, सूंघना, छूना, चखना से महसूस कर सकते हैं। तो तथ्य क्या है, तथ्य का मतलब है एक तो बाहरी तथ्य, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ के पता कर सकते हैं कि ये हुआ था, चख के पता ये कर सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गए बाहरी तथ्य में जो 5 इंद्रियां हमारी हैं उनमें। उदाहरण, मेज पर चाकू रखा है,
आपने किसी को चिल्लाते सुना या किसी ने लाल शर्ट पहना है भाई, तो ये क्या हो गए भाई, ये तथ्य हो गए बाहरी तथ्य भाई। इनसे हम पता चल जाता हमारा कि ये घटना हुई थी। दूसरा बताया मानसिक तथ्य, जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता भाई, महसूस किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, किसी की नीयत, कैसी नीयत थी, किसी ने किसी के ऊपर वार कर दिया तो उसकी नीयत कैसी थी, ठीक है भाई। किसी की राय, कि कोई राय दे गया कि ऐसे काम ऐसे कर दी, तो ये राय छुई नहीं जाती, नीयत भी छुई नहीं जाती। ये मानसिक जो तथ्य हैं वो है। किसी का सद्भाव, गुड फेथ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऐसे हैं जिनको हम छू नहीं सकते भाई, मानसिक तथ्य हैं भाई। आगे बात करते हैं। आगे बात है हमारे पास विवादक तथ्य भाई। विवादक जो तथ्य हैं वो क्या होते हैं? धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6, यह सबसे जरूरी हिस्सा। इसका मतलब है झगड़ने की असली जड़, यानी कि विवादित तथ्य। किस तथ्य के आधार पे विवाद हुआ था? झगड़ने की असली जड़ बोलते हैं इसको, विवादित तथ्य को। कोर्ट में जब एक पार्टी कोई बात कहे और दूसरी पार्टी उससे इनकार कर दे, तो वह है क्या भाई, विवादी के तथ्य है, ठीक है। इसी पर जज फैसला सुनाते हैं, ठीक है। जो विवादित जो तथ्य, जो जड़ जो असली, उस पर ही फैसला सुनाया जाता है। हत्या के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए पर बी की हत्या का आरोप है, ठीक है भाई। आरोप है कि ए ने बी को मारा, तो कोर्ट में बहस इन विवादक के तथ्यों पर होगी भाई, ठीक है। ए जो है ये बोलते हैं कि ए ने बी को मारा है, तो क्या होगा, ये जो विवादित के जो तथ्य है इस पर क्या होगी, बहस होगी। पहली बात क्या लिख जाएगी, क्या ए ने बी को मारा, घटना हुई है, पहली बात तो ये लिख जाएगी, क्या ए ने बी को मारा। दूसरी बात क्या आएगी, क्या ए का इरादा बी को मारना था, इसकी नीयत देखी जाएगी, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर तीसरा क्या लिख के आएगा, क्या ए को अचानक गुस्सा दिलाया गया था, उकसाया गया था उसको, तब मारा हो। चौथी बात क्या लिख के आई, क्या ए पागल था और उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है, ये मानसिक स्थिति की बात है, ठीक है। इन तथ्यों के ऊपर जज साहब क्या करते हैं भाई, फैसला सुनाते हैं किसी केस का। तथ्य क्या है, ये कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, और जो विवादित जो तथ्य है वो सवाल है जिनका जवाब ढूंढना है, और साक्ष्य जो है वो औजार हैं जिससे उन सवालों के जवाब साबित किए जाते हैं, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। उपधारणा कर सकेगा। अब उपधारणा क्या है भाई, एक शब्द आता है ये, उपधारणा कर सकेगा। अब सॉरी, पेपर में सीधा आ जाए कि उपधारणा कर सकेगा शब्द से आप क्या समझते हैं, तो ये बात साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ज में दी गई है। इसे अदालत की मर्जी समझिए भाई, तो इसको क्या बोलते हैं कि भाई उपधारणा कर सकेगा का मतलब है कि अदालत की मर्जी समझिए, ठीक है। मतलब यहां कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट किसी बात को सच मान भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। कैसे काम करता है भाई, अब ये उपधारणा, जज साहब कह सकते हैं कि ठीक है मैं इस बात को तो सच मान लेता हूं जब तक दूसरी पार्टी इसे झूठ ना साबित न कर दे, ठीक है। जज साहब बोलते हैं कोई बात है कि मैं इसको सच मान लेता हूं, ठीक है, जब तक दूसरी पार्टी इसे
झूठ साबित न कर दी तब तक मान लूंगा। ठीक है। या जज साहब कह सकते हैं कि नहीं, मैं इसे सच नहीं मानूंगा, पहले इसका सबूत लाओ। इसको बोलते हैं उपधारणा कर सकेगा। ठीक है। तो अदालत की मर्जी है भाई। उदाहरण देखते हैं। अगर आपके पास किसी पुराने दस्तावेज की कॉपी है तो कोर्ट मान सकता है कि वह सही है, लेकिन वह आपसे सबूत भी मांग सकता है। ठीक है। यह तो था उपधारणा कर सकेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है उपधारणा करेगा। ठीक है। यानी कि अदालत की मजबूरी कर्तव्य समझिए भाई। ठीक है। यह बात उपधारणा कर सकेगा नहीं, उपधारणा करेगा। इसका मतलब है इसमें तो क्या है, उपधारणा कर सकेगा कि जज मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। ठीक है। अब उपधारणा करेगा, इसमें क्या है, ये धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6 में ये बात कही गई है। इसे अदालत की मजबूरी कर्तव्य समझिए। मतलब यहाँ कानून जज साहब को हुक्म देता है, जज साहब को उस बात को सच मानना ही होगा। ठीक है। इसमें तो मान भी सकता है, नहीं भी। ठीक है। सबूत भी मांग सकता है, लेकिन जो उपधारणा करेगा इसमें क्या है, जज साहब को मानना ही होगा, सच मानना ही होगा। कैसे काम करता है भैया? ये जज साहब तब तक उस बात को सच मानकर चलेंगे जब तक कि सामने वाली पार्टी उसे सबूत देकर झूठ ना साबित न कर दे। ठीक है। झूठ साबित न कर दे। ठीक है। तब तक ये मान के चलेंगे। जज साहब यहाँ अपनी मर्जी से सबूत नहीं मांग सकते, उन्हें उसे सच मानकर ही शुरुआत करनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जज साहब सबूत नहीं मांग सकते, उनको सच मानकर ही क्या आगे चलना पड़ेगा। अब बात आ जाती है, हमने ना साबित देखा, अब बात आती है साबित की। साबित क्या? धारा 2 की उपधारा 1 का खंड है वही 6। जज साहब का दिल और दिमाग मान जाएगा कि बात सच है भाई। ठीक है। साबित हो गई तो ये मान जाएगा जज साहब का दिमाग और दिल की बात क्या है, सच है। मतलब सबूत देखने के बाद अगर जज साहब को लगे कि यह चीज वाकई में हुई है या इसके होने की संभावना इतनी ज्यादा है कि कोई भी समझदार आदमी उसे सच ही मानेगा, तो कानूनन वह साबित हो गई। ठीक है। आगे बात करते हैं वही हम। साबित नहीं हुआ। अब ये मामला क्या, हमने देखा था ना साबित। ठीक है। ना साबित का तो मतलब हमने सीधा देखा था कि पूरा क्या है, झूठ है। ठीक है। अब बात आती है साबित नहीं हुआ, अधर में लटका मामला भाई, साबित हुआ ही नहीं है। ठीक है। ना साबित का तो मतलब वो होगा कि झूठ है पूरी तरह से। अब बात आती है क्या, साबित नहीं हुआ। एक साबित है, साबित नहीं हुआ। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क्या है, झ। यह अधर में लटका मामला है भाई। मतलब जब कोई बात न तो पूरी तरह से सच साबित हो पाई और न ही पूरी तरह से झूठ ना साबित हो पाई, यानी जज अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि यह क्या हुआ था या नहीं। ठीक है। तो नहीं तो बात सच साबित हो रही है और नहीं झूठ साबित हो रही है, ना साबित हो रही है। ठीक है। तो ये क्या है, अधर में लटका मामला है, इसको बोलते हैं साबित न होना भाई। ठीक है। सुसंगत, सुसंगत क्या है भाई? धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ट सुसंगत के बारे में बोलता है। इसका मतलब है भी जुड़ाव या रिलेशन। मतलब एक बात दूसरी बात से तब जुड़ी सुसंगत मानी जाएगी जब कानून यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए नियमों के हिसाब से उनका आपस में कोई कनेक्शन हो।
सुसंगत का मतलब है जुड़ाव, एक बात दूसरी बात से तब तक जुड़ी यानी कि सुसंगत मानी जाएगी जब तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए नियमों के हिसाब से उनका आपस में कोई कनेक्शन हो। उदाहरण देखते हैं, अगर मर्डर हुआ है तो मर्डर से पहले आरोपी का हथियार खरीदना एक सुसंगत तथ्य है क्योंकि इसका घटना से लेना देना है। ठीक है, मर्डर हुआ है तो मर्डर हथियार से ही तो किया होगा, तो हथियार लेना सुसंगत है, वही खरीदना। तो पहले ये देखा जाए हथियार कहाँ से खरीद लिया, आधा केस वहीं पे सोल्व हो जाए। उपधार उपधारा उपधारा 2 का सरल मतलब है, इसमें बस यह कहा गया कि अगर इस कानून यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी शब्द का मतलब नहीं दिया गया लेकिन वह शब्द आईटी एक्ट 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 में समझाया गया है तो हम वही मानेंगे, यहां भी मान लेंगे भाई। ठीक है, वही मतलब यहां भी मान लेंगे, यानी कानूनों के बीच तालमेल बनाना। ठीक है, अब ये बात बोलता है कि जो धारा 2 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, इसमें परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, अब ये बोलता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई शब्द का मतलब नहीं है भाई, कोई शब्द की परिभाषा नहीं मिलती, और उस शब्द की परिभाषा या तो आईटी एक्ट 2000 या भारतीय साक्ष्य या भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 या भारतीय न्याय संहिता 2023 में वो शब्द मिल जाए भाई, उसको समझाया गया, तो हम वही शब्द यहाँ पे भी मान लेंगे, यानी कानूनों के बीच तालमेल बनाए रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। धारा 2 किसी भी कानून की डिक्शनरी की तरह होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 2 है वो कैसी है, किसी की कानून की जो डिक्शनरी होती है की तरह होती है। आपने जो बात पूछी उसे कानून की भाषा में क्या बोलते हैं भाई, कानून का व्याख्यान करना बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जब तक जब तक क्या है संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो का क्या मतलब है। अब बात आती है हमारे पास कुछ शब्द आते हैं डिक्शनरी, बोला गया धारा 2 को परिभाषाएं दे रही है धारा 2, तो अब इसमें क्या है कुछ शब्द आते हैं उनको समझते हैं। जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो का क्या मतलब है, ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, यह लाइन एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। इसका मतलब यह है कि नियम कोर्ट को हमेशा वही मतलब निकालना चाहिए जो धारा 2 में लिखा है भाई, संदर्भ का मतलब है वही बात। ठीक है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जब तक धारा 2 में बात लिख रही मिली हुई है, कोई शब्द मिला हुआ है तो उसका कोर्ट को वही मतलब निकालना चाहिए जो यहाँ पे लिखा है। नियम क्या है, कोर्ट को हमेशा वही मतलब निकालना चाहिए जो धारा 2 में लिखा है। जैसे अगर धारा 2 कहती है कि दस्तावेज में मैसेज भी आता है तो जज साहब को वही मानना होगा कि दस्तावेज में मैसेज भी आता है। ठीक है, अपवाद क्या है भाई अब इसका, लेकिन अगर किसी खास परिस्थिति या केस के संदर्भ में वह परिभाषा फिट नहीं बैठ रही, कोई खास केस है, कोई खास परिस्थिति है जिसमें वो परिभाषा फिट नहीं बैठ रही, या उसका मतलब निकालने से कुछ अजीब या गलत परिणाम निकल रहा है, तो जज साहब उस शब्द का साधारण मतलब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों बात बता दी। नियम में जो बात लिखी है उसको मानना पड़ेगा जज साहब को, अपवाद में यह बता दिया अगर परिणाम गलत लिख रहा है, अजीब परिणाम लिख रहा है तो जज साहब क्या है सामान्य मतलब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं।
मान लीजिए कानून में लिखा है कि वाहन का मतलब 4 पहिया वाली गाड़ी है, लेकिन सड़क के किसी नियम के संदर्भ में बात हो रही है जहां वाहन का मतलब ट्रैफिक से है। ठीक है, 1 मिनट रुकना एक बार। ठीक है, तो वाहन का मतलब किससे है? ट्रैफिक से। तो वहां 2 पहिया साइकिल को भी वाहन के संदर्भ में देखा जा सकता है, भले ही परिभाषा में 4 पहिया लिखा हो। ठीक है, ये उदाहरण देख लिया। तो ऐसे भी जज साहब इसको मान सकते हैं, भाई साधारण मतलब भी निकाल सकते हैं। धारा 2 का उद्देश्य क्या है? भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 2 है उसका उद्देश्य क्या है, देखते हैं। इस धारा को बनाने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। ठीक है, क्या क्या कारण है? कंफ्यूजन खत्म करना सबसे बड़ी बात है, ताकि वकील और जज साहब अपनी अपनी मर्जी से शब्दों का मतलब न निकालें। सबको पता हो कि कानून की किताब में इस शब्द का यही मतलब है। ठीक है, तो धारा 2 में जो परिभाषा दी गई है इसलिए दी गई है, इसका मकसद यही है कि वकील और जज साहब अलग अलग मतलब नहीं निकाले, अपनी अपनी मर्जी नहीं चलाएं। ठीक है, जो वहां पे लिख दिया वही उसका क्या है मतलब है। समय बचना, भाई हर बार केस में यही बहस न करनी पड़ेगी सबूत क्या होता है या दस्तावेज क्या होता है। धारा 2 ने यह पहले ही तय कर दिया भाई कि ये चीज दस्तावेज है, ये चीज सबूत है। ठीक है, कठिनाइयों को दूर करना, भाई जब कानून लागू होता है तो व्याख्या करने में जो दिक्कतें आती हैं उन्हें यही धारा पहले ही सुलझा देती है। ठीक है, तो कठिनाइयों को दूर करना, तो ये धारा 2 जो है ये परिभाषा पहले दे देती है, दस्तावेज क्या सबूत क्या। आगे बात करते हैं। विरोधाभास या असंगति होने पर क्या होगा? ठीक है, अगर विरोधाभास हो गया, असंगति हो गई तो क्या होगा? जैसे कि आपने अपनी बात में कहा, अगर धारा 2 वाली परिभाषा इस्तेमाल करने से केस का लॉजिक बिगड़ रहा। ठीक है, हमने पहले ही बता दी ये बात। तो अगर केस का लॉजिक बिगड़ रहा है धारा 2 वाली परिभाषा इस्तेमाल करने से, तो जज साहब उसे छोड़कर उस शब्द के सामान्य अर्थ को क्या कर लेते हैं भाई, अपना लेते हैं। अगर विरोधाभास हो जाता है धारा 2, अगर कोई शब्द उसका धारा 2 से विरोधाभास हो गया, केस का लॉजिक चेंज हो गया, तो जज साहब क्या कर लेते हैं, सामान्य अर्थ को अपना लेते हैं। ठीक है, पहली प्राथमिकता धारा 2 वाली परिभाषा होगी। दूसरी प्राथमिकता क्या होगी? अगर पहली फिट न होती तो क्या होगा, शब्द का सामान्य या डिक्शनरी वाला मतलब निकाला जाएगा। ठीक है, धारा 2 एक गाइड की तरह है, यह कहती है कि जब तक बहुत जरूरी न हो जाए तब तक मेरे बताए हुए मतलब से ही शब्दों को समझना, ताकि कानून की एक रूपता बनी रहे। ठीक है, अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं इन्हीं पॉइंट को। न्यायालय के बारे में हम बात करते हैं। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क न्यायालय के बारे में परिभाषा देता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार न्यायालय शब्द का दायरा काफी बड़ा है। इसका सबसे मुख्य पैमाना यह है कि क्या उस व्यक्ति या संस्था को कानूनी रूप से शपथ दिलाकर साक्ष्य लेने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क्या बोलता है कि वह व्यक्ति या संस्था को क्या होना चाहिए, कानूनी रूप से शपथ दिलाकर साक्ष्य लेने का अधिकार होना चाहिए। वो क्या है? न्यायालय। न्यायालय में कौन कौन शामिल होते हैं? कानून कहता है कि सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट तो न्यायालय ही हैं, साथ ही वे सभी लोग जिन्हें कानून ने गवाही लेने के लिए अधिकृत किया है, वे भी परिभाषा में आते हैं। किसकी परिभाषा में? न्यायालय की। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा बोलती है। सबसे बड़ा अपवाद क्या है? मध्यस्थ। भले ही मध्यस्थ दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें न्यायालय की परिभाषा से बाहर रखा गया है। इसीलिए साक्ष्य अधिनियम के कड़े नियम मध्यस्थ की कार्रवाई पर लागू नहीं होते। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। किसे न्यायालय माना गया है?
यहाँ वे उदाहरण हैं जिन्हें कानून और अदालती फैसलों ने न्यायालय की श्रेणी में रखा है, क्योंकि इनके पास साक्ष्य लेने की शक्तियां हैं। कौन कौन सी? औद्योगिक अभिकरण, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 के तहत गठित जो ट्रिब्यूनल जो है वो क्या है? न्यायालय है। वन अधिकारी मद्रास वन अधिनियम 1882 की धारा 59 के तहत कार्य करने वाले अधिकारी भी क्या है? न्यायालय है। कमिश्नर जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 319 से लेकर 324 के तहत गवाही लेने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वो भी क्या है? न्यायालय है। ठीक है। सेशन न्यायालय, सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द करने वाला मजिस्ट्रेट। जब मजिस्ट्रेट साहब केस को ट्रायल के लिए ऊपर की अदालत सेशन कोर्ट भेजता है, तब वह न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है भाई। विशेष संस्थाएं, लोकायुक्त, पारिवारिक न्यायालय, फैमिली कोर्ट, और जो ये कॉर्नर्स एक्ट के तहत जो कॉर्नर, ये भी क्या है भाई? न्यायालय। शपथ दिलाने वाले प्राधिकारी, जैसे एमपी मध्यस्थ अधिकरण के वे अधिकारी जो गवाहों की परीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं, क्या है? वो भी न्यायालय है भाई। ठीक है। तो ये न्यायालय के बारे में बताया भाई। धारा 2 बताती है कि इस श्रेणी में ये व्यक्ति क्या है? न्यायालय माने गए। किसे न्यायालय नहीं माना गया? अब बात आती है न्यायालय माना किसे नहीं गया। जो सबसे बड़ी बात है, जो शपथ पर साक्ष्य लेता है, वो क्या है भाई? न्यायालय। और न्यायालय किसे नहीं माना गया? इन संस्थाओं या व्यक्तियों को न्यायालय नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली साक्ष्य अधिनियम के कड़े नियमों से बंधी नहीं होती भाई। कौन कौन नहीं माने जाते न्यायालय? जांच और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भाई, जैसे लोक सेवक जांच करता है तो वो न्यायालय नहीं माना जाएगा। अधिनियम के जो कमिश्नर, आयकर अधिकारी और बिल या जमीन की रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी क्या नहीं माने जाएंगे भाई? न्यायालय नहीं माने जाएंगे। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका अधिनियम के तहत अपील सुनने वाले जिला मजिस्ट्रेट, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी या जागीर जो कमिश्नर जो हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये भी क्या नहीं माने जाएंगे? न्यायालय नहीं माने जाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं। चुनाव और पंचायती मामले भी, पंचायत राज अधिनियम के तहत चुनाव याचिका सुनने वाले एएसडीओ, ये भी क्या नहीं माने जाएंगे? क्या नहीं माने जाएंगे? न्यायालय नहीं माने जाएंगे। पुलिस अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट भाई, जब मजिस्ट्रेट धारा 164 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183, 164 को उठाओ, 183 है वर्तमान में, के तहत बयान दर्ज करता है, तब वह न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर रहा होता, बल्कि वह केवल एक जांच प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ठीक है। अगर पुलिस अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट साहब को जांच कर रहे हैं और वो बयान दर्ज कर रहे हैं धारा 183 के, तो तब वो क्या नहीं होंगे? न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर रहे, बल्कि वह केवल एक जांच प्रक्रिया का क्या है? हिस्सा, तब वो न्यायालय नहीं माने जाएंगे। ठीक है। मध्यस्थ के बारे में बता दिया, जैसे कि पहले ही हमने बता दिया, साक्ष्य अधिनियम से बाहर रखा गया भी मध्यस्थ को। विशेष ध्यान देने योग्य बातें क्या है? सीमित परिभाषा, धारा 2 की उपधारा 1 का खंड क में दी गई यह परिभाषा केवल साक्ष्य अधिनियम के लिए है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में न्यायालय का अर्थ इससे अलग या अधिक विस्तृत हो सकता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा में न्यायालय का अर्थ अलग दिया हुआ इससे। ठीक है। आगे बात करते हैं। शपथ का महत्व, किसी को न्यायालय मानने का सबसे बड़ा आधार यह है कि क्या वह व्यक्ति गवाह को शपथ यानी कि ओथ दिलाकर उससे बयान दर्ज कर सकता है, तो वो क्या है? न्यायालय। फिर क्या है? न्यायिक बनाम प्रशासनिक, अगर कोई अधिकारी केवल रिपोर्ट तैयार कर रहा है या प्रशासन चला रहा है, तो वह न्यायालय नहीं है।
केवल, लेकिन अगर वह गवाहों को बुलाकर जिरह यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति देता है तो वो न्यायालय की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, न्यायालय देख लिया, अब बात करते हैं हम निश्चायक सबूत क्या है। कानून का वो हिस्सा जहां बहस की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपने जो जानकारी दी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। निश्चायक सबूत का क्या मतलब है भाई? धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ख भाई, इसे कानून की अंतिम मोहर कह सकते हैं। कानून कहता है कि अगर तथ्य ए साबित हो गया तो तथ्य बी को अपने आप सच मान लिया जाएगा। ठीक है, अखंडनीय है। इसका सबसे बड़ा नियम यह है कि एक बार यह साबित हो गया तो कोर्ट दूसरी पार्टी को इसे गलत साबित करने के लिए सबूत देने की इजाजत नहीं देगा। ठीक है, कोर्ट की मजबूरी है। जज साहब यहाँ अपनी मर्जी नहीं चला सकते, उन्हें इसे सच मानना ही पड़ता है। उदाहरण से समझते हैं भाई, साधारण उदाहरण से समझिए। धारा 116 बच्चे की वैधता, यह सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। कानून यह मानकर चलता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म पति की वैध शादी से के दौरान हुआ है या शादी टूटने, तलाक, मृत्यु के 280 दिन के भीतर हुआ है। ठीक है, या तो तलाक हो गया या मृत्यु हो गई, उसके 280 दिन के भीतर वो बच्चा पैदा हुआ है और मां ने दूसरी शादी नहीं की है। ठीक है, तो यह निश्चायक सबूत है कि वह बच्चा उसी पति का है। ठीक है, अब कई बार केस ऐसा फंस जाता है, लगा लो 2 मियाँ बीवी थे, साथ में रह रहे थे, दोनों के बीच तकरार हो गई, दोनों अलग अलग हो गए और शादी टूटने के 280 दिन से पहले ही उनको बच्चा हो गया। बच्चा हो गया तो क्या हुआ, पति ये बोल रहा है कि बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन पत्नी ने अभी तक कोई दूसरी शादी नहीं की है। तो यह क्या है, एक निश्चायक सबूत है कि वह बच्चा उसी पति का है। इसमें सिर्फ एक ही बचाव यानी कि अपवाद है।